नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। आगामी शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून होंगे निरस्त। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान। शून्य बजट आधारित कृषि पर दिया जोर। किसान यूनियनों और विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के फैसले का किया स्वागत। बुंदेलखंड को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। उत्तर प्रदेश के महोबा में कई जल परियोजनाओं के लोकार्पण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। झांसी में रक्षा समर्पण पर्व में सैन्य क्षेत्र के कई कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। खराब दौर से गुजर रहे हैं भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध। सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, चीन ने समझौतों का उल्लंघन कर कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनका अब तक स्पष्टीकरण नहीं। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सिंगापुर के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों से भी की मुलाकात। मानवाधिकार हनन को लेकर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार पर विचार कर रहा है अमेरिका। यूरोपियन संसद का पहले ही बहिष्कार का ऐलान। चीन ने कहा, खेल का ना हो राजनीतिकरण। और दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने लोगों को दी गुरु पर्व की शुभकामनाएं। उनतीस नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे, लेकिन सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाई। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों का मकसद किसानों और विशेषकर छोटे किसानों को अधिकार संपन्न बनाना था। किसानों से आंदोलन खत्म कर प्रधानमंत्री ने घर लौट जाने की अपील भी की। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए एक अहम पहल का भी ऐलान किया। उन्होंने शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के मुताबिक फसल पद्धति बदलने और एमएसपी को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति बनाए जाने का ऐलान किया। एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों को वापस लेने की सरकार के फैसले का स्वागत किया है। किसान नेताओं ने बयान जारी करके कहा कि वे संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से इस घोषणा के प्रभावी होने का इंतजार करेंगे।
ये किसान की एक जीत है। नहीं होगा स्थगित, हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता। कृषि कानूनों की वापसी का विपक्षी दलों के नेताओं समेत राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी स्वागत किया। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कृषि कानून लेकर आए, लेकिन कृषि कानूनों के लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। आज ये सरकार वापस ले रही है तो आप ही सोचिए कि कितने ये लोग किसानों के बारे में ये सोचते हैं। तो आज जो किसान की जीत हो गई, अब वापस लेने की वो बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने जो किसान हमारे पंजाब के समझते के खिलाफ हैं, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता। पर जबरदस्ती उन्होंने ख्वाहिश के खिलाफ, उन्होंने इंटरेस्ट के खिलाफ एक कानून बनाए गए और आखिर सरकार को अपनी गलती का एहसास होया और एक कानून वापस लेने पे। मैं यदि किसानों लख लख बधाई देना, मुबारकबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार बुंदेलखंड से पलायन को रोकने के लिए इस क्षेत्र को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के महोबा में कई जल और सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और यूपी डिफेंस कॉरिडोर इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली राज्य सरकारें देखी हैं। पहली बार लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य में लंबे समय तक शासन करने वालों ने बुंदेलखंड को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां के जंगलों, संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले कर दिया गया। जब इन्हीं माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वदेशी डिजाइन और विकसित रक्षा उपकरण तीनों सेनाओं के प्रमुखों को सौंपे। इसमें HAL की ओर से विकसित लाइव कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, भारतीय स्टार्टअप्स की ओर से विकसित ड्रोन, UAV और DRDO की ओर से डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट शामिल है। प्रधानमंत्री ने SCC में सिमुलेटर प्रशिक्षण राष्ट्रीय कार्यक्रम और NCC के पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में डिजिटल स्क्रीन की शुरुआत की। सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यही आजादी के अमृत काल में देश का संकल्प है, देश का लक्ष्य है। और बुंदेलखंड में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो देश को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो दिन
जल्द आएगा जब देश की रक्षा जरूरतों के 90% उपकरण भारत में ही बनेंगे। भारत से ही खरीद रहे हैं। यह बदलाव भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। एक समय वह भी था जब भारत की दुनिया भर में गिनती सबसे बड़े रक्षा सामानों के आयातक देश के रूप में होती थी। अब भारत की गिनती दुनिया के निर्यातकों में होने लगी है और अब भारत लगभग 70 देशों में रक्षा उपकरण और सामान निर्यात कर रहा है। यह नए भारत की नई और बदलती हुई तस्वीर है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी के किले पर गए। किले की प्राचीर पर उन्होंने तिरंगे को सलामी दी। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण भी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन अपने संबंधों को लेकर खराब दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजिंग ने समझौते का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं जिनके पीछे उसके पास अब तक विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के नेतृत्व को इस बात का जवाब देना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों को वो किस ओर ले जाना चाहते हैं। Yes, some of it is about China because they are our neighbor and we're going through a particularly bad patch in our relationship because they've taken a set of actions in violation of agreements for which they still don't have a credible explanation, and that appears to indicate some rethink about where they want to take our relationship. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने और स्वास्थ्य सुरक्षा सहयोग के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। एस जयशंकर बुधवार को 3 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर आए हुए हैं। विदेश मंत्री ने सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग यी कुंग के साथ बातचीत की और कोविड-19 के अनुभवों और स्वास्थ्य सुरक्षा सहयोग के बारे में बातचीत की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 115 करोड़ से अधिक खुराक जो है वो दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 72.94 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई है। भारत में एक दिन में कोविड के 11,000 से अधिक नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,789 रोगियों के ठीक होने से कोविड के कुल उपचाराधीन मरीजों की जो संख्या है वो 2,000 की, उसमें कमी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.28% है, जो कि मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है। भारत के साथ कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों को परस्पर मान्यता देने पर अब तक 110 देश सहमति जता चुके हैं। केंद्र सरकार बाकी देशों के संपर्क में है, जिससे दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों को मान्यता दी जा सके, जिससे शिक्षा, व्यवसाय और पर्यटन के उद्देश्यों के लिए यात्रा आसान हो सके। और रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही ट्रेनों में सफर करते हुए आप गर्म खाने का मजा ले सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस समेत ट्रेनों में कई दूसरी सुविधाओं को एक बार फिर से बहाल करने का आदेश जारी किया है। ट्रेनों में कोरोना की पहली लहर के बाद से ही पेंट्री की कैटरिंग पर रोक लगा दी गई थी, जिसे अब फिर से शुरू किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में यात्रियों को पका हुआ भोजन परोसने का आदेश देते हुए कहा कि ट्रेनों में खाने के लिए यात्रियों को अलग से कोई बुकिंग नहीं करनी होगी। प्रीमियम ट्रेनों में टिकट के साथ ही खाने की सुविधा मिलेगी, जबकि दूसरी ट्रेनों में यात्री पहले की तरह पेमेंट देकर पेंट्री से खाना ले सकेंगे। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। Modern science gave us the understanding of sunlight as an energy which can be stored and utilized. Solar energy has been able to drive the well-being of millions of
rural consumers. The focus by the Honorable Prime Minister to shift the energy transition to clean energy, and the focus on that has actually propelled the movement of RE energy in the country. Across the world, solar in particular makes great sense as an energy source. Keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. No force can stop the change whose time has come. An emerging global power in a fast-changing geopolitical environment. With a goal to modernize, to showcase our defenders who are always battle-ready. Watch our special presentations featuring India's defense forces and their capabilities in The Defenders, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। विंग्स इंडिया 2022 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर सुरक्षा के मामले में भारत को अग्रणी बनाने के लिए स्टार्टअप उद्योग और एकेडमिक जगत से इससे जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए पहल करने का आह्वान किया। साइबर सुरक्षा से जुड़े एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण ने साइबर सुरक्षा की जरूरतों को बढ़ा दिया है। बिहार विधान परिषद राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा का उपयोग करके डिजिटलीकरण स्थापित करने वाला देश का पहला सदन बन गया है। विधायकों को 16 और 17 नवंबर को सदन में स्थापित उपकरणों पर नेवा का व्यावहारिक अनुभव दिया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने खोर्धा, मलकानगिरी, झार सुगड़ा, मयूरभंज और कालाहांडी जिलों में 158 रूपांतरित सरकारी स्कूलों को प्रदेश को समर्पित किया। इन स्कूलों को नए बुनियादी ढांचे के साथ तैयार किया गया है। प्रदेश में 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों में बदलाव किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश के बाद से निचले इलाके डूब गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी बारिश के बाद की स्थिति पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी से बात की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों की सलामती और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कर्नाटक के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कर्नाटक में बारिश लगातार जारी है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने यहां 2 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है। हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 7 जिलों में स्कूल और कॉलेज को बंद रखने की घोषणा की है। चेन्नई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में आज भी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से वेल्लोर जिले में एक घर गिरने से 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा देने का ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश में कोविड-19 के मामले कम होने के बाद से सरकार ने कोरोना पाबंदियां हटा ली हैं। इसके बाद से शादी ब्याह में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। पाबंदी हटने से बैंड बाजे वालों को भी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देव दीपावली के साथ शुरू किए गए हॉट एयर बलून शो का आज आखिरी दिन है। आज भी पर्यटकों को हॉट एयर बलून में 1000 फीट की ऊंचाई से काशी की छटा निहारने का मौका मिला। बद्रीनाथ धाम के कपाट सर्दी का मौसम शुरू होने के कारण कल से बंद हो जाएंगे। इससे पहले आज बद्रीनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। अब तक 5 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद में नाटक साहित्योत्सव कार्यक्रम में प्रसिद्ध तेलुगु नाटकलू पुस्तक के 6 खंडों का विमोचन किया। नाटक साहित्य उत्सव कार्यक्रम में ड्रामा लिटरेरी फेस्टिवल के हिस्से के रूप में 100 प्रसिद्ध तेलुगु नाटकों को प्रस्तुत करने पर उपराष्ट्रपति ने खुशी जताई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकारों के साथ साथ निजी संस्थानों, आध्यात्मिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों और फिल्मी हस्तियों को नाटक को बढ़ावा देना चाहिए। युवाओं को नाटक को उतनी ही प्राथमिकता देनी चाहिए जितनी वे फिल्म और टीवी को देते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि समय के साथ नए नवाचारों का स्वागत करने के अलावा पीढ़ियों के लिए अच्छे बदलाव जारी रहना चाहिए। उन्होंने इस पहल के माध्यम से नाटक के क्षेत्र में पुनरुद्धार की उम्मीद जताई। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। पहले की तरह इस बार भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की टिकटें मेट्रो स्टेशन से मिल रही हैं। 14 नवंबर से शुरू हुए ट्रेड फेयर के शुरुआती 5 दिन केवल व्यापारियों के लिए रखे गए थे, जबकि आज से 27 नवंबर तक इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर दिल्ली एनसीआर के 65 मेट्रो स्टेशनों पर व्यापार मेले के टिकट मिल रहे हैं। खादी जिसे गांधी जी ने हमें एक सौगात के रूप में दिया, उसका प्रचार प्रसार हो, उसको बढ़ाया जाए और उसके द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए, और उसी काम को खादी कमीशन कर रहा है। जो हमारा हेरिटेज है उसको बचाने की भी कोशिश खादी कमीशन कर रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का 52वां संस्करण कल से गोवा में शुरू हो रहा है। 9 दिवसीय फिल्म महोत्सव में 20 से 28 नवंबर के बीच हाइब्रिड और वर्चुअल दोनों माध्यमों से आयोजित किया जा रहा है। फिल्मोत्सव में विश्व पैनोरमा खंड के तहत दुनिया भर की 55 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस वर्ष के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मुख्य आकर्षण ये है कि देश भर से 75 प्रतिभाशाली युवा कल के 75 रचनात्मक मस्तिष्क विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। और संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर से आतंकवाद के सुरक्षित पनाहगाह और आतंकियों के आका पाकिस्तान की जमकर खबर ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद विरोधी बैठक के दौरान पाकिस्तान के दोहरे चरित्र से पर्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए भारत ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद का समर्थन करने और सहयोग करने के स्पष्ट रूप से दोषी हैं और वे जानबूझकर आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करते हैं। भारत ने ऐसे देशों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की। अमेरिका चीन के बीजिंग शहर में होने वाले ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार पर विचार कर रहा है। इससे पहले यूरोपियन संसद में बीजिंग ओलंपिक के बहिष्कार का ऐलान किया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जल्द ही अपने देश के अधिकारियों को खेलों में नहीं भेजने की सिफारिश को मंजूरी देने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस की तरफ से आमतौर पर ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है। और सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण खत्म हो गया है।
ये 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण था जो पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में देखने को मिला। इससे पहले 18 फरवरी 1440 को इतनी लंबी अवधि का आंशिक चंद्र ग्रहण हुआ था। अब इतनी लंबी अवधि का जो आंशिक चंद्र ग्रहण है वो 8 फरवरी 26,069 को लगेगा। साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण अपने साथ एक बेहद खास संयोग लेकर आया। आज का आंशिक चंद्र ग्रहण 1000 सालों में लगने वाला सबसे लंबा आंशिक चंद्र ग्रहण था। हालांकि यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत के बहुत कम हिस्सों में ही दिखाई दिया। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दूसरे सांसदों और नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। वो जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद 1980 में वो फिर से प्रधानमंत्री बनी। कार्तिक पूर्णिमा में आज देश के अलग अलग इलाकों में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस अवसर पर बड़ी तादाद में तीर्थ यात्री पवित्र नदियों के घाटों पर पवित्र स्नान के लिए पहुंचे। आज वाराणसी और चित्रकूट में देव दीपावली मनाई गई। देव दीपावली के दिन काशी के 84 घाटों पर दियों से सजावट की गई। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता खुद काशी में दीपावली मनाते हैं। काशी की देव दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह है। आज काशीवासी दीपों से देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आयोजन का हिस्सा बने थे और सरकारी स्तर पर इसे एक नदी आयोजन के तौर पर आयोजित किया गया था। गुरु नानक जयंती गुरु पर्व आज भारत समेत दुनिया भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इस साल गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती है। इस अवसर पर दुनिया भर में श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेक रहे हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में गुरु पर्व पर विशेष व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सिख धर्म में गुरु पर्व का बहुत ही विशेष महत्व है और इस साल की तरह हर साल जिस तरह से मनाया जाता है, इस साल भी उसी तरह से गुरु पर्व को धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गुरु पर्व की झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गगन में थाल राव चंद दीपक बन, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चमरो, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए पवखंड न तेरी आरती, अनहता शब्द वजंत फेरी, सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन,
सहस तव गंध तिव चलत मोही सब में जोत जोत है सोए सब